वो टापू जो नक्शों में नहीं था। अगर तुमने कहानी पूरी सुन ली तो शायद तुम भी उस टापू की तरफ खींचने लगो, लेकिन याद रखना, वहां तक पहुंचने वाला कभी लौटकर नहीं आया। बारिश की बूंदें लकड़ी की पुरानी खिड़की पर गिर रही थीं। समंदर का मंजर सामने था। लहरें एक अजीब सी सरगोशी करती हुई किनारे से टकरा रही थीं। स्याह रात में बूढ़ा नाविक रशीद अपनी पुरानी डायरी को टटोल रहा था। उसका पोता अली आज पहली बार उसके साथ इस पुराने केबिन में ठहरा था। दादा, आपने कहा था एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन डरावनी नहीं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा। रशीद ने अपनी आंखें झुका ली और बहुत देर तक खामोश रहा। फिर एक पुराना पन्ना खोला जिस पर समुद्र के बीचों बीच एक हाथ से बना नक्शा था। उसमें एक गोल टापू था जिसका नाम किसी भी ऑफिशियल नक्शे में नहीं था। इसका नाम है जहर टापू, उसने धीमे से कहा। जहर? अली का चेहरा बुझ गया। हाँ बेटा, ये टापू समंदर के सबसे खतरनाक हिस्से में है। वहां एक मछली है जो हर रात सोना उगलती है, लेकिन जो भी इंसान उस मछली को पकड़ने गया कभी लौटकर नहीं आया। अली ने हंसी दबा ली। दादा, ये तो कहानी हुई, ऐसी मछली असल में कहाँ होती है? रशीद ने अली की आंखों में देखा। मेरे 2 दोस्त सन यिनकुजी में उस टापू पर गए थे। एक का नाम था गाजी, दूसरा था मुबीन। वो एक रात निकले थे और फिर... उसने लंबी सांस ली। आज तक नहीं लौटे। अली अब सीरियस हो चुका था। फिर? ये उसने फुसफुसा कर पूछा। रशीद ने एक और पन्ना खोला जिसमें एक तस्वीर चिपकी थी। एक धुंधली अजीब सी आकृति की मछली जिसकी चमक तस्वीर से भी बाहर छलक रही थी। यह है नूर मछली जो उस टापू के आसपास हर रात ठीक 12 बजे उभरती है। कहते हैं उसके पेट से सोने की रेत निकलती है। लोग उसे पाने के लिए अपनी जानें दे चुके हैं। क्या आपने कभी उस टापू को देखा है? अली ने धीमे से पूछा। हाँ, लेकिन दूर से। और जब मैंने दूरबीन से देखा तो एक साया मुझे देख रहा था। साया? एक आदमी, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। वो देख रहा था जैसे जानता हूं मैं यहाँ हूं। और तभी मेरा दोस्त सलीम बोला, वो देख रहा है हमें। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो हमारी कब्र समंदर बनेगी। अली अब कांपने लगा था। कमरे में हल्की बिजली कड़की और समंदर की लहरें अचानक तेज हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रशीद ने कहा, मैंने उस दिन कसम खाई थी कि कभी उस टापू की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन अब अली ने पूछा, अब वक्त आ गया है कि कोई उस राज से पर्दा उठाए। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? अली ने छत से पूछा। रशीद एक पल को चौंक गया। नहीं बेटा, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन तुम अगर हिम्मत रखते हो तो शायद उस मछली का सच सामने आ जाए। लेकिन याद रखो, वहां रात के वक्त जाना मौत को दावत देना है। अली ने मुस्कुराकर कहा, दादा, ये कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मैं जाऊंगा। उस रात अली देर तक जागता रहा। खिड़की से समंदर को घूरते हुए उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर उस टापू पर ऐसा क्या है जो कोई लौट कर नहीं आता? दूर समंदर में कोई हरकत हुई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पानी की सतह से ऊपर उठी हो। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह अली ने तय कर लिया था वो जाएगा, किसी भी कीमत पर। दादा रशीद के मना करने के बावजूद उसने पुरानी नक्शे की कॉपी बनाई, कुछ जरूरी सामान पैक किया, जैसे पानी, कंपास, दूरबीन और दादा की पुरानी डायरी। उसका दोस्त हसन, जो एक जूनियर नाविक था, अली का इकलौता राजदार बन गया। तू पागल हो गया है अली, हसन ने फुसफुसाते हुए कहा। वो टापू कोई हकीकत नहीं, एक अफसाना है। अगर अफसाना होता तो मेरे दादा के दोस्त गाजी और मुबीन लौटते न। अली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और अगर वो टापू आखिरी सफर बन गया तो कम से कम मैं जान पाऊंगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है। रात के ठीक 12 बजे अली और हसन ने बंदरगाह से एक छोटी सी मोटर बोट चुराई और समंदर में उतर गए। लहरें आज कुछ अलग थीं, जैसे समंदर खुद कुछ छुपा रहा हो। हम सही जा रहे हैं? हसन ने घबराकर पूछा। अली ने दूरबीन से देखा। दूर कहीं समंदर के बीचों बीच धुंध में एक परछाई सी नजर आ रही थी। हाँ, वही है, उसने धीमे से कहा। करीब 3 घंटे तक दोनों समंदर के सीने को चीरते रहे, जब तक आसमान पर चांद पूरी तरह साफ नहीं हो गया। तभी दूर समंदर में चमकती एक रेखा दिखाई दी, सुनहरी लेकिन डरावनी। वो क्या है? हसन ने कांपते हुए पूछा। नूर मछली, अली ने धीरे से कहा। मछली समंदर की सतह पर आकर पलटी और जैसे ही उसने करवट ली, उसके पेट से सुनहरे रेत की लकीर समंदर में फैल गई। लेकिन जैसे ही लहरों ने उसे छुआ, वो रेत गायब हो गई, जैसे सोना कभी था ही नहीं। क्या तुमने देखा? वो मछली सच में सोना उगल रही थी, हसन चिल्लाया।
लेकिन तभी नाव एक झटके से हिल गई। नीचे कुछ बहुत भारी चीज ने उसे टक्कर मारी थी। क्या ये शार्क थी? हसन ने डरते हुए कहा। नहीं, ये कुछ और था। अली ने गौर किया। नाव के नीचे गहराई में एक साया था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पूरी नाव उसमें समा जाए। तभी उन्होंने सामने देखा, टापू। अंधेरे में उसकी शक्ल किसी डरावनी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। ऊंचे पेड़, कटीली झाड़ियां और बीच में एक टूटा हुआ टावर। जैसे ही उन्होंने टापू पर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। समंदर बिल्कुल खामोश हो गया। कितने बजे हैं? हसन ने घड़ी देखी। तकरीबन 3 बजे रात। अली ने धीरे से कहा, हमें सूरज निकलने से पहले ये जगह छोड़नी होगी। वो दोनों आगे बढ़े, लेकिन टापू की जमीन कुछ अलग थी, जैसे वहां कोई ताकत उन्हें नीचे की तरफ खींच रही हो। हर कदम भारी होता जा रहा था। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक पुरानी नाव मिली, आधी जली हुई, और उसके पास पड़ा था एक कंपास, टूटा हुआ, लेकिन उस पर नाम लिखा था मुबीन खान। ये वही मुबीन है, दादा का दोस्त। अली का गला सूख गया। तो इसका मतलब वो यहाँ आए थे, और हसन की आवाज कांप रही थी, और वापस नहीं जा सके। अली ने आसपास देखा। वहां किसी के चलने के निशान थे, मगर ताजा नहीं, बहुत पुराने, जैसे बरसों पहले कोई वहां से गुजरा हो। टावर की तरफ बढ़ते हुए उन्हें अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। सुन रहे हो? हसन ने फुसफुसाया। हाँ, अली ने जवाब दिया। ये इंसानी आवाजें नहीं लग रहीं। टावर के अंदर उन्होंने देखा, एक पुरानी किताब रखी थी। किताब खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे हवा उसे पलट रही हो, जैसे कोई उसे पढ़ने के लिए बुला रहा हो। अली ने किताब खोली। उसमें जो लिखा था वो किसी भी जिंदा इंसान ने नहीं लिखा हो सकता था। वो आता है, हर राह बजे, सोना उसकी सांसों से गिरता है, लेकिन जो उसे पकड़ना चाहे वो उसकी आंखों में देखे। और फिर बाकी पन्ना जला हुआ था। तभी टावर की छत पर कोई परछाई दौड़ी। कोई है वहां? हसन ने कांपते हुए कहा। अली ने टॉर्च जलाई। एक झलक दिखाई दी, जैसे कोई इंसान, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो गायब हो गया। हमें यहां से निकलना होगा, हसन ने कहा। लेकिन बाहर निकले तो हवा की आवाज बदल चुकी थी। समंदर अब पहले से ज्यादा उथल पुथल करने लगा था। उनकी नाव अब वहां नहीं थी। हम फंस चुके हैं, अली ने धीमे से कहा। और तभी टापू के दूसरी ओर से एक शोर उठा, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पानी से बाहर निकली हो। सोने से भरी आंखें और खौफनाक सा टापू के उस दूसरे किनारे से उठती आवाज अब शोर बन चुकी थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मछली पानी से बाहर आ रही हो, या शायद कोई और ही चीज। अली और हसन छुपने के लिए पास की झाड़ियों में जा घुसे। वो क्या चीज है? हसन की आवाज अब कांपती हुई सरगोशी में बदल चुकी थी। अली ने धीरे से गर्दन बाहर निकाली और देखा, समंदर की लहरें एक बार फिर चमक उठीं। उसी नूर मछली ने फिर से अपनी झलक दिखाई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें, जी हाँ, उसकी आंखें सोने की बनी थीं। उनमें से रोशनी निकल रही थी, इतनी तेज कि अली की आंखें चुदिया गईं। वो हमें देख रही है। ये तो मछली नहीं है, ये कुछ और है। हसन अब बुरी तरह कांप रहा था। अचानक टापू की जमीन कांपने लगी, मानो अंदर से कोई ताकत ऊपर आ रही हो। पास के झरने के पीछे की दीवार हिलने लगी और वहां एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। दादा की डायरी में एक लाइन थी, जहां मछली सोना उगले वहीं नीचे मौत जागती है। क्या? यीरी ने पूछा। तू पागल हो गया है क्या? हमें वापस जाना चाहिए। और कैसे? नाव तो अब रही नहीं, यही रास्ता है अब। हसन कुछ नहीं बोला। दोनों ने मशाल जलाई और उस सुरंग में उतर गए। सुरंग बहुत संकरी थी और उसमें एक अजीब सी बू थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और खून की मिली जुली गंध। करीब 10 मिनट के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे, एक गोल हॉल नुमा गुफा, जिसके बीच में एक छोटी सी झील थी। उस झील के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर कुछ उकेरा गया था। वो देखो, अली ने इशारा किया, चबूतरे पर कुछ लिखा है। उन्होंने जैसे ही नजदीक जाकर पढ़ा, लिखा था, ओपन क्वोट, जिसने नूर की आंखों में झांका उसे सोने की मौत मिली, क्लोज क्वोट। सोने की मौत? शायद यही वजह है कि कोई वापस नहीं लौटता। तभी उस झील का पानी हिलने लगा और एक साया झील से बाहर निकला। अरे, ये तो इंसान है। हसन चौंका, लेकिन अली ने उसकी आंखों की तरफ देखा। वो वही सोने की आंखें थीं जो नूर मछली की थी। नहीं, ये इंसान नहीं है, ये वही है जो दादा ने देखा था। वो साया आगे बढ़ा। उसके बदन से चमक उठ रही थी, मगर उसका चेहरा अधजला था और आंखों से टपकती थी सोने जैसी रोशनी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज गुफा में गूंज गई। अली और हसन कांपते हुए पीछे हटे।
हम सिर्फ जानना चाहते हैं। सच क्या है? अली बोला। सच? वो साया मुस्कुराया। तुम्हें सच चाहिए? तो लो। उसने अपनी एक हथेली खोली और उसमें से सोने की चमकती रेत गिरी, लेकिन जैसे ही वो जमीन से टकराई वो आग बन गई। ये सोना नहीं है, ये तो जला देता है, हसन ने चिल्लाया। ये टापू इंसानों का नहीं है। नूर मछली एक लानत है जिसे हर रात यहाँ लाया जाता है ताकि इंसानों को उनके लालच का इनाम मिले, जलती हुई मौत। अली को अब सब समझ में आ रहा था। आप कौन हैं? अली ने पूछा। मैं जो लौटा नहीं, उस साय ने मुस्कुराकर कहा। मेरा नाम था मुबीन खान, दादा का दोस्त। अली और हसन दोनों सिहर गए। हमने नूर मछली को पकड़ने की कोशिश की थी सर, लेकिन उसकी आंखों में झांकते ही हमारी रूहें इस टापू से बंध गईं। मैं अब नन इंसान हूँ, नन एक कैदी हूँ, और अब तुम भी नहीं। हम वापस जाएंगे, हसन ने चिल्लाकर कहा। अगर वापस जाना है तो तुम्हें वो करना होगा जो किसी ने नहीं किया, नूर मछली की आंखों को तोड़ना। लेकिन कैसे? अली ने डरते हुए पूछा। सोने की रेत से नहीं, सिर्फ इंसानी आंसू से। क्या मतलब? जिसने सच्चे दिल से किसी के लिए रोया हो वही उस आंखों को पिघला सकता है। गुफा हिलने लगी। झील की सतह पर फिर नूर मछली उभरी, लेकिन इस बार वो बड़ी थी, बहुत बड़ी। उसके पेट से सोने के टुकड़े गिर रहे थे। पूरा गुफा सुनहरा हो गया। मुबीन की आवाज कांपी। अली ने अब तय कर लिया था, वो अपनी जान दे देगा, लेकिन इस लानत को खत्म करके ही जाएगा। आंसुओं से भरी एक कुर्बानी नूर मछली अब पूरी तरह झील के ऊपर आ चुकी थी। उसके नथुनों से रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखें अब भी सोने जैसी चमक रही थीं। मगर उनमें अब सिर्फ रोशनी नहीं थी, एक अजीब सा गुस्सा और दर्द भी छिपा था। अब क्या करें? हसन पीछे हटते हुए बोला। हम इसके सामने टिक नहीं सकते, हमें इसे देखना होगा, इसके दिल तक पहुंचना होगा। अली ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन उसके दिल तक कौन पहुंचा है अब तक? सब मारे गए। अली ने मुबीन खान की तरफ देखा जो अब झील के किनारे बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि नूर मछली खुद इस कैद से निकलना चाहती है? अली ने धीरे से कहा। क्या? हसन चौंका। शायद वो भी इंसानी लालच की वजह से सजा भुगत रही है, और अब उसके अंदर भी एक दर्द है जो रिहाई चाहता है। अली ने अपने बैग से दादा की डायरी निकाली और उस आखिरी पेज पर कुछ लिखा देखा। ओपन कोट। अगर कोई उसकी आंखों में रोते हुए देखे तो शायद वो सोने की नहीं, इंसान की बन जाए। क्लोज कोट। तो यही रास्ता है, अली ने कहा। क्या मतलब? हमें उसकी आंखों में अपनी सच्ची तरफ दिखानी होगी। कैसे? अली ने झील की तरफ कदम बढ़ाया। हसन चीखा। तू मर जाएगा। अगर इस लानत को खत्म किया तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अली धीरे धीरे झील में उतरा। पानी अब भी गुनगुना था, लेकिन जैसे ही अली करीब गया, मछली ने अपनी गर्दन उठाई और उसकी आंखें अली की आंखों से मिलीं। वो पल जैसे वक्त थम गया हो। अली ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया अपने दादा का चेहरा। वो रात जब दादा कांपते हाथों से डायरी खोल रहे थे, वो अफसोस जो उनकी आंखों में था, वो दोस्त जिन्हें वो खो चुके थे। दादा, मैं जानता हूं कि आप अपने दोस्तों को नहीं बचा पाए, लेकिन मैं ये कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। और अली की आंखों से पहला आंसू गिरा। झील की सतह पर जैसे बिजली सी दौड़ गई। नूर मछली पीछे हटी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अब वो रोशनी सुनहरी नहीं, नीली हो गई थी। हसन ने देखा, अली अब झील के बीचों बीच खड़ा था और नूर मछली उसके चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई रक्स कर रही हो। वो बदल रही है, मुबीन चिल्लाया। मछली ने एक बार फिर अली की तरफ देखा और उसकी आंखों से एक बूंद गिरी, एक सोने की नहीं, पानी जैसी बूंद। उसने रोया? हसन की आवाज कांपी। हाँ, अली ने मुस्कुराकर कहा। वो भी कैद थी, हमारे जैसे ही। अचानक गुफा की छत से तेज रोशनी निकली। पूरा इलाका रोशनी से भर गया। मछली हवा में उड़ी और उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। फिर एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। अली और हसन अब झील के किनारे खड़े थे। उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन थी। गुफा अब वैसी नहीं रही, वो जगह जैसे पूरी बदल चुकी थी। हम जिंदा हैं? हसन ने पूछा। हाँ, लेकिन देखो, अली ने इशारा किया। मुबीन खान अब इंसान के रूप में उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर शांति। तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तुमने माफ कर दिया उस मछली को जिसने खुद को भी माफ नहीं किया था। अब मैं आजाद हूं। और मुबीन की रूह एक रोशनी में बदलकर हवा में गायब हो गई। टापू अब पूरी तरह बदल चुका था।
झाड़ियां हट चुकी थीं, हवा सुकून भरी हो चुकी थी। सम पहली बार शांत लग रहा था। नाव भी वापस आ गई। हसन ने चौंकते हुए कहा, हम घर जा सकते हैं। अली ने आसमान की तरफ देखा और दादा को उनकी अधूरी कहानी पूरी करके दिखा सकते हैं। वो दोनों नाव में बैठे और समंदर की तरफ लौट चले। पीछे टापू था। अब वो टापू नहीं रहा, अब वहां सिर्फ शांति थी। क्या अली और हसन अब सच में बच गए? क्या समंदर का ये राज अब हमेशा के लिए दफन हो गया? जो राज अब भी जिंदा है। नाव अब समंदर के बीचों बीच चल रही थी। अली और हसन दोनों चुप थे। टापू अब पीछे छूट चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो सोने की आंखें चमक रही थी, जिनमें उन्होंने एक दुनिया देखी थी। अब जब हम दादा को ये सब बताएंगे, क्या वो यकीन करेंगे? हसन ने धीमे से पूछा। शायद करेंगे, शायद नहीं, अली ने जवाब दिया। लेकिन अब वो अफसोस नहीं करेंगे। उनके दोस्तों की रूह को हमने राहत दे दी है। रात का वक्त था। चांदनी पानी पर बिखरी हुई थी। समंदर अब शांत था, लेकिन दूर कहीं बहुत दूर एक हल्की सी हलचल अब भी जारी थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो मछली अब भी जिंदा है? हसन ने पूछा। हाँ, अली ने गहरी सांस ली, मगर अब वो कैद में नहीं है। वो अब लानत नहीं, एक रूह है जिसे हमने रिहा किया है। नाव ने किनारा पकड़ा और जैसे ही अली ने कदम जमीन पर रखा, सामने वही बूढ़ा रशीद खड़ा था। तुम दोनों जिंदा? उसकी आंखों में यकीन और आंसू दोनों थे। हाँ दादा, लेकिन जो हमने देखा वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रशीद ने अली को गले से लगा लिया। मेरे दोस्त, वो अब सुकून में है ना? हाँ दादा, और उन्होंने कहा था कहानी अब अधूरी नहीं रही। अगले कुछ दिनों में अली ने वो पूरी डायरी दोबारा लिखी, मगर अब उसमें डर नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। समंदर का वो टापू अब नक्शों में दर्ज हो गया था, मगर एक नोट के साथ, ओपन कोट, यहाँ सोना नहीं सबक मिलता है, क्लोज कोट। लोग अब वहां जाते नहीं थे, मगर एक रहस्य अब भी जिंदा था। क्या वो नूर मछली अब भी रात के 12 बजे समंदर की सतह पर उभरती है? एक रात अली छत पर बैठा था, दूर समंदर की तरफ देखता हुआ। तभी उसकी नजर समंदर के बीच एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुम जिंदा हो और अब आजाद भी। फिर उसने अपनी डायरी बंद की और उस पर आखिरी लाइन लिखी, ओपन कोट। लालच की तलाश में कई लोग डूबे, लेकिन जिसने सच्चे दिल से किसी को रिहा किया, वो कभी गायब नहीं होता, क्लोज कोट। अगर आपको ये रहस्यमयी, भावनात्मक और सस्पेंस से भरपूर कहानी पसंद आई हो, तो इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मूसा स्टोरीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं।